हेलो। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो एक बार सभी लोग फटाफट से रिप्लाई करें, क्लास शुरू करें क्योंकि लेट हो गया है। रिप्लाई करें सभी लोग फटाफट से। चलिए ध्यान दीजिए। हेलो। क्लियर है तो एक बार रिप्लाई करें सब लोग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से दिक्कत आ रहा है। एक बार फिर से रिप्लाई कर दें अगर क्लियर है तो सबको। एक बार फटाफट से रिप्लाई करें भाई, बहुत टाइम हो गया आज। रिप्लाई करें एक बार। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। 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 एक बार रिप्लाई करें भाई। आवाज नहीं आ रही है क्या? बोलिए। तो रिप्लाई इतना देर क्यों करते हैं आप लोग? रिप्लाई थोड़ा फास्ट किया करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे क्या है क्लास का। आज की क्लासेस जो होंगी, आज का जो टॉपिक है, प्रीति पटेल आ रही है, ठीक है। आज की जो टॉपिक है, आज की जो बातें हैं, ये है इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना। ये आपके पेपर सेकंड का ही पोर्शन है, इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी थोड़ा सा बड़ा है। आज पहले ही दिन थोड़ा क्या बोलते हैं, क्लास डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन हम आज चलते हैं इम्यूनोलॉजी है क्या ये जानते हैं, और इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, इस पे हम आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं हमें इनमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इम्यूनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक मिनट। टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, इम्यून ऑर्गन, इम्यून सेल, इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे। और हमने बात करना है क्या, इम्यून ऑर्गन के बारे में भी बातें होंगी। इम्यून ऑर्गन के बारे में भी बात होगी,
ठीक है ना। तो इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, बस 1 मिनट का आप लोग 1 मिनट रुके, बस 1 मिनट में हम आ गए। ठीक है, तो ये इम्यून ऑर्गन के बारे में हमने बात करना है। तो इतनी सारी बातें हमें आज यहाँ पे पढ़नी होंगी। आगे चलते हैं, पहली बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनको हम पहले देखेंगे, फिर उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी की सुरक्षा करता है अगेंस्ट फॉरेन सबस्टेंस, बाहर से आए हुए सबस्टेंसों से या पैथोजन से हमारे बॉडी का जो रक्षा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं ना। और इम्यून सिस्टम की जहां पे स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? यह एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल है। इम्यून सिस्टम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल है, या हम कह सकते हैं सेल एंड टिश्यू भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल या टिश्यू है जो डिफेंस करता है हमारे बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल ना। पैथोजेनिक सबस्टेंस और फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी की रक्षा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? सेल और टिश्यू का, जो हमारे बॉडी की रक्षा करता है किससे? फॉरेन सबस्टेंस से या पैथोजन से। फॉरेन सबस्टेंस से या पैथोजन से हमारे बॉडी की रक्षा करता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किनको कहते हैं? तो एडवर्ड जेनर जो हैं उनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर जो हैं इनको कंसीडर्ड किया जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ही वाज फर्स्ट टू डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन भी डेवलप्ड किया था पहली बार। ठीक है, तो ये एडवर्ड जेनर की बातें होगी। अब बात करते हैं, एक छोटी सी बात और है, टॉपिक इम्यूनिटी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। इम्यूनिटी हमारे बॉडी की वह एबिलिटी है जो हमारे बॉडी का फॉरेन पार्टिकल और उनके जहर यानी उसके टॉक्सिकेंट से हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, उनको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है। इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, एक ताकत है जो हमारे बॉडी की रक्षा करती है फॉरेन पार्टिकल से। तो ये एबिलिटी है, ठीक है ना। सिस्टम भी रक्षा करता है, तो सिस्टम एक नेटवर्क है ना, कई सारे सेलों का समूह है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फॉरेन पार्टिकल या उनके टॉक्सिकेंट से या पैथोजनों से। यहां तक क्लियर? आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी और टाइप ऑफ इम्यूनिटी की। तो अगर हमने इम्यूनिटी यानी उस एबिलिटी के बारे में बात किया जो हमारे बॉडी की रक्षा करता है, वह आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो पारंपरिक इम्यूनिटी है। कैसी इम्यूनिटी? पारंपरिक इम्यूनिटी है। हमारे माता पिता से हमें मिला है और हमारे माता पिता को उनसे मिला, तो वो इन्नेट इम्यूनिटी होगा और एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जाता रहेगा। अब बात आती है, इनको हम लोग इनहेरिटेबल इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ये जाते हैं। दूसरा होता है, इनको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं,
यानी यह वह इम्यूनिटी होते हैं जो हमें किसी एक बीमारी से नहीं बचाते, ये हमें हर बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इनबर्न होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है ना। इनबर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म से हमारे अंदर ये पाए जाते हैं, इनको हम सीखते नहीं हैं। अब बात आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब कि यह वह इम्यूनिटी है जो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए होती है और हम इन्हें सीखते हैं, इन्हें हम पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं। तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अगर हम सीखते हैं तो हम किसी एक बीमारी से लड़ने के लिए एक बार में सीखते हैं और दूसरी बार में दूसरी बीमारी, तीसरी बार में तीसरी बीमारी, इस तरीके से हम कई सारी बीमारियों से लड़ना सीखते हैं। वो हमारा, आप भी सर ना कभी भी आ जाते हैं तो समस्या होता है ना हम लोगों को। चाहिए क्या होता है, किसी भी बीमारी से किसी भी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो इनको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत रखते हैं। में कचर पचर। अब देखिएगा टाइप ऑफ इम्यूनिटी में, टाइप ऑफ इम्यूनिटी का हमने यहाँ पे चार्ट आपको दिया है, देखते हैं चार्ट को, समझते हैं। चार्ट विजिबल है आप लोगों को? ठीक, देखिए इननेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहां पे है ना। इननेट इम्यूनिटी में आपको डिफेंस आपके देखिए कैसे हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस है, सेकेंड लाइन डिफेंस है और थर्ड लाइन डिफेंस है। ठीक, फर्स्ट लाइन डिफेंस में बैरियर के द्वारा डिफेंस किया जाता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस किसके द्वारा डिफेंस किया जाता है? तो ये बैरियर के द्वारा डिफेंस किया जाता है। बैरियर के द्वारा डिफेंस किया जाता है। तो यहां पे कौन कौन से बैरियर हैं? फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है और साइटोकाइन बैरियर है। हाँ, इन बैरियर के बारे में हम बात करेंगे अभी। सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या होगा? फीवर है, नेचुरल किलर सेल है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इंफ्लामेटरी रिएक्शन है ना। और थर्ड लाइन जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप में होता है। दूसरा बात आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में, दो बेसिस पे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पे देखेंगे तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बेस पे देखेंगे तो एक्टिव होता है और आपका पैसिव होता है, ठीक है। तो ये एक चार्ट है जो शुरुआत में आप इम्यूनिटी में बनाएंगे, जैसे आपको बना हुआ है। अब हम पहली बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी को। इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इननेट इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी या इनबर्न इम्यूनिटी या इनहेरिटेबल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इनको हम कहते हैं, ठीक है। इनके नाम एक जैसे नेचुरल यानी ये नेचुरली अकरिंग होता है, इनबर्न मतलब ये जन्म से होता है। कहां से होता है? जन्म से ये होते हैं। आगे इनहेरिटेबल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है सभी रोगों से रक्षा करते हैं, सभी रोगों से रक्षा करते हैं ये हमारी, ठीक है ना, सभी रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी जो होगा वो रेगुलेट किया जाता है 3 लाइन डिफेंस से।
ना, किससे रेगुलेट किया जाता है? 3 लाइन डिफेंस से रेगुलेट किए जाते हैं। पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको एक्सटर्नल डिफेंस कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डिफेंस या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको इंटरनल डिफेंस कहते हैं। और तीसरा होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो रेगुलेट किया जाता है बैरियर्स के द्वारा। किसके द्वारा? बैरियर के द्वारा। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस जैसे हम देखते हैं, ये स्किन जो है वो एक्सटर्नल बैरियर के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो स्किन होता है हमारे बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बाहरी तौर पे। ठीक है ना? कैसे? बाहरी तौर पे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो दीज आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखते हैं इनमें क्या क्या आते हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली आएंगे या बैरियर्स आएंगे। देखिएगा, दिस डिफेंस मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय बैरियर। कौन कौन सा बैरियर होगा? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। ये सब बैरियर आते हैं इसके अंतर्गत। अब हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं कि फिजिकल बैरियर में कौन कौन आएंगे। तो फिजिकल बैरियर में स्किन आता है और म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं आपके फिजिकल बैरियर में। आगे, दोज बैरियर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो होंगे जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से रोकते हैं, उनको हम फिजिकल बैरियर के अंतर्गत कंसिडराइज करते हैं। ओके, आगे देयर आर फॉलोइंग फिजिकल बैरियर। उसमें कौन आएगा? स्किन आएगा और म्यूकस मेम्ब्रेन आएंगे। स्किन आएंगे और कौन आएंगे? म्यूकस मेम्ब्रेन आएंगे आपके फिजिकल बैरियर में। हम स्किन की बात करते हैं तो भैया स्किन जो है वो बाहर से हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता है, वो आपका स्किन होता है। आगे, स्किन इज अ फिजिकल बैरियर। स्किन क्या है? एक फिजिकल बैरियर है। द आउट ऑफ द स्किन, बाहर की तरफ स्किन के आउटर लेयर ऑफ द स्किन, आउटर लेयर ऑफ द स्किन स्ट्रैटम कार्नियम, क्या पाया जाता है? स्ट्रैटम कार्नियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? स्ट्रैटम कार्नियम पाए जाते हैं। विच आर, जो क्या होते हैं? विच आर वाटर प्रूफ एंड जर्म प्रूफ लेयर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म। हमारे बॉडी के अंदर जर्म को एंटर नहीं होने देते। कौन नहीं होने देते? कॉर्नियम स्ट्रैटम, जो स्किन के बाहर का लेयर पाया जाता है। यह नॉन लिविंग लेयर होता है ना हमारे स्किन पे। कभी फुंसी या फोड़े या घाव होते हैं तो देखेंगे अब किनारे किनारे प्लास्टिक की तरह, भूसी की तरह छोड़ता है। तो दीज आर द कॉर्नियम स्ट्रैटम। वो क्या होते हैं? आपके कॉर्नियम स्ट्रैटम होते हैं। ठीक भैया, आगे बात करते हैं इन स्किन। स्किन में और क्या होता है? तो इन स्किन स्वेट ग्लैंड एंड सिवेसियस ग्लैंड ना, स्वेट ग्लैंड और सिवेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। विच आल्सो एक्ट एज फिजिकल बैरियर, जो फिजिकल बैरियर की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? ये आपके स्किन और स्वेट ग्लैंड और सिवेसियस ग्लैंड। ठीक है, आगे बात करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन की। बोले अब क्लास पढ़ाना 10 मिनट और 10 मिनट बैठना होगा। आगे बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। इट सिक्रीट म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। विच ट्रैप, जो क्या कर देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कर्ड कर देते हैं, जमा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल एंड किल आर कर्ड, और उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, या उनको कर्ड कर देते हैं, जमा देते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक
आईज, फेरिंग्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इन जगहों पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, आंखों में पाए जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कर्ड कर देते हैं, जमा देते हैं। ठीक है, यहां तक। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। यहां तक की बातें समझ में आ गई थी? कोई दिक्कत? फिजिकल बैरियर में बातें समझ में आ गई थी? फिजिकल बैरियर वह बैरियर है जो एक्सटर्नली बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंट्री ऑफ जर्म, पैथोजन, डस्ट पार्टिकल या इन सब चीजों को बॉडी के अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। उसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं। स्किन में कार्नियम स्ट्रेटम पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, सिबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। तो कार्नियम स्ट्रेटस डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, और स्वेट ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड भी इसमें आपका मदद करते हैं। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है वह 3 फिजियोलॉजिकल बैरियर पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द पीएच, और थर्ड वन इज द लाइसोजाइमिक एक्टिविटी। टेम्परेचर देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। मान लीजिए वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर रहे हैं, और अगर हमारे बॉडी के अंदर गए तो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1-2 टेम्परेचर के वेरिएशन में वो सर्वाइवलशिप उनका कम हो जाता है या घट जाता है या नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर वातावरण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे बॉडी में वो जाके ग्रो करेगा। ठीक है ना? तो वो टेम्परेचर के वजह से हमारे बॉडी के अंदर मारा जाएगा। पीएच के साथ भी यही कहानी है कि माइक्रोब्स बड़े लिमिटेड, यानी बड़े क्या बोलते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड पीएच में ग्रो करते हैं। अगर उस पीएच से अगर पीएच कम हुआ या पीएच ज्यादा हुआ तो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे स्टमक में अगर पहुंच गए तो स्टमक का पीएच नियर अबाउट 1 से 3 के आसपास है या 2 से 3 के आसपास है, वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर यहां सरवाइव कर गए तो हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां 7 से 9 तक पीएच आपको दिखाई दे रहा है, यानी 8.5 तक पीएच दिख रहा है, तो वहां पे वो मारे जाएंगे, यानी पीएच भी उनको जीने नहीं देगा ना। ये भी एक तरह का बैरियर होगा, और ये हमें नेचुरली मिलता है, हम लोग इसको बनाते नहीं। आगे देखिए टेम्परेचर आर द सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन स्पेसिफिक टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अगर वो टेम्परेचर उन टेम्परेचर से, यानी अगर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मिला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं एबव और आर बिलो दीज स्पेसिफिक टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी ग्रो ना। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हो गया या इससे कम हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। तो ये भी एक तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बॉडी टेम्परेचर। बातें समझ में आ गई? वैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर रहा है मान लीजिए, और बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पहुंचे तो ये क्या हो जाएंगे? यहां पे इनकी मृत्यु निश्चित हो जानी है। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं पीएच की बात करेंगे। तो पीएच क्या कर रहा है? द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड वेरीज which prevent the growth of disease causing by microorganism। ठीक है ना? तो जो पीएच है हमारे बॉडी का वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल पीएच क्या करेगा? प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ मेनी डिजीज विच काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज की जाती है उनके ग्रोथ को पीएच क्या कर देता है? पीएच उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। आगे, एसिड ऑफ स्टमक किल द इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना। स्टमक के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना है ना। दूसरा बात करते हैं बाइल डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन ना। बाइल भी
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि बाइल का नेचर क्या होता है, साल्टी होता है। आगे शिरामन ईयर वैक्स कहते हैं, कान में पाया जाने वाला जो वैक्स है वो ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड किल द बैक्टीरिया एंड एक्सपेल द इंसेक्ट। अगर कान में कोई इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है तो ये वैक्स जो होते हैं, सिरामन जिनको कहते हैं, कान का वैक्स जो होता है वो उनको बाहर निकाल देता है और डस्ट पार्टिकल को कर्ड कर देता है। कान के वैक्स को हम लोग कॉमनली खूंट भी कहते हैं कुछ लोग। आगे बात करते हैं लाइसोजाइमिक एक्टिविटी। द लाइसोजाइमिक एक्टिविटी या द लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द टिश्यू फ्लूइड। लाइसोजाइम कहां पाया जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड में पाया जाता है। एंड इट ऑलमोस्ट सिक्रीशन except in the cerebrospinal fluid, sweat and urine ना। cerebrospinal fluid में लाइसोजाइम नहीं होते, स्वेट्स में पसीने में नहीं होते और यूरिन में नहीं होते, और सभी टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आगे कहते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC certain type of WBC like polymorphonuclear ल्यूकोसाइट ना। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्या होता है, जिनके न्यूक्लियस की साइज अलग अलग होती है, जिनमें आता है आपका न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एंड आल्सो एनके सेल। एनके सेल मतलब नेचुरल किलर सेल ना, नेचुरल किलर सेल ऑफ ब्लड। मैक्रोफैगस क्या होते हैं, ये मैक्रोफैगस होते हैं। मैक्रोफैगस का मतलब फैगोसाइट कर जाते हैं किसको, बेकार ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बेकार सेल को। तो क्या लिखा, माइक्रोफैगस विच इंगल्फ मतलब निगल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड सेल डिब्रीज, बेकार सेलों को ये क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। इसीलिए हम न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और एनके सेल को मैक्रोफैगस कहते हैं या फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, आगे द फेनामेनॉन ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेनामेनॉन ऑफ फैगोसाइटोसिस डिस्कवर्ड बाय मैटकनी काफ ने इसको डिस्कवर किया था इन 1883 ईस्वी में। मैटकनी काफ एंड हर्लिस गॉट नोबेल प्राइज इन 1908। यहां तक क्लियर है। ये फैगोसाइटोसिस याद रखेंगे, मैटकनी काफ याद रखेंगे, फैगोसाइटोसिस याद रखेंगे, माइक्रोफैगस याद रखेंगे, कौन कौन से सेल हैं उनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, साइटोकाइन बैरियर। अब देखिए साइटोकाइन बैरियर क्या है, ये एक कोई सेल है, इस सेल के ऊपर कोई वायरस अटैक कर देता है। अब वायरस अटैक कर देता है तो इसके अगल बगल भी बहुत सारे सेल हैं ना। ये सेल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इनके ऊपर वायरस अटैक कर देते हैं, इनके ऊपर वायरस अटैक कर देते हैं तो ये एक प्रोटीन निकालते हैं अपने बॉडी से, प्रोटीन निकालते हैं, और ये प्रोटीन जो है वो अगल बगल के सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, अगल बगल के सेल को क्या करते हैं, बचाते हैं ना। तो इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, इस प्रोटीन को कहते हैं
इंटरफेरॉन। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो नॉन इन्फेक्टिव सेल हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। विच इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टिव सेल, ठीक है। तो देखिएगा, द वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन known as interferon which protect the non infected cell। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दीज आर द वायरस, और ये क्या है? सेल है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई तो एक बार रिप्लाई यस कर दे। यहां तक को सबको समझ में आ गया होगा तो एक बार रिप्लाई यस में कर दें। एक बार रिप्लाई यस में कर दें। चलें, अब हम बात करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आज नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा क्या कर दिया है, टाइम हम लोगों का किल हो गया है। तो इसलिए आज इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आगे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक ना, थोड़ा सा टाइम किल हो गया है आज, तो दूसरी क्लास है, क्लास का टाइम हो गया है, ठीक। हेलो, ओके बेटा सुजाता। तो आज की क्लासेस बस इतनी ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने टाइम पे ही।